जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट हिंदी के पिछले कुछ वर्षों का पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अपमान शब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्व्यवस्था में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह दुर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवग्रह किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह यह द्विगु समास का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें संख्यावाचक शब्दों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह है ये क्या कहलाता है? तो आकाश पाताल के बीच जो चिन्ह लगा हुआ है यह योजक चिन्ह है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई साड़ी है, यह नई साड़ी है। वाक्य में जो नई है यह शब्द क्या है? तो यह नई साड़ी है। वाक्य में जो नई शब्द है यह विशेषण है। जो नई शब्द है, नई साड़ी है, यह विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आम्र का तद्भव रूप क्या होगा? तो आम्र का तद्भव रूप आम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ जो है इसका सही संधि विच्छेद मनहरथ हो जाएगा। यह विसर्ग संधि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो विद्यार्थी जो शब्द है यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ अपादान कारक है। यहाँ अलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जब जहाँ से अलगाव होने का बोध होता है वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और यहाँ बिल्ली छत से कूद पड़ती है, यहाँ से अलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले पीवाईक्यू पर आधारित हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शैव किसे कहा जाता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो हिंदी का या पेपर सेकंड हो। तो शैव किसे कहा जाता है? तो शैव जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एक वाक्य के लिए है, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वाचाल किसे कहते हैं? तो वाचाल जो है या जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो बादल इसमें पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीरद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में बार बार पूछता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द क्या है? तो जो इंद्रियों को जीतने वाला होगा उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जितेंद्रिय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है और यह अयादि संधि है। अगला हमारा प्रश्न है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना। अगला हमारा प्रश्न है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपवन काल नाम दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट में बार बार पूछता है। यूपी टेट हो या हिंदी के किसी भी जो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चंस जरूर रिपीटेड होते हैं। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कालिंदी जो होते हैं जो कालिंदी है यह यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये पहली आत्मकथा नाम ही पहली आत्मकथा है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य की कथा है, आत्मकथा है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर जी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है जो निबंध संग्रह है क्या चीज़ है? ये निबंध संग्रह है। चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घ वर्ड जो है यह क वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि छ वर्ड किसके योग से बना है? तो छ वर्ड जो है यह पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क प्लस स से मिलकर बना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से? तो मीन का पर्यायवाची शब्द इसमें से मत्स्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे डेट याद कर लीजिएगा, डेट वाइज। कभी कभी जो हिंदी से रिलेटेड सन है वो भी पूछ देता है और कभी कभी कुछ डेट भी पूछ देता है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज रस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम अज्ञेय है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है जो 2011 से 2022 तक यूपी टेट में बार बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग शिफ्टों में। अगला हमारा प्रश्न है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो है यह ब्रज भाषा की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा
अवधि है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो जो गार्डन है इसके जन्मदाता माने जाते हैं फ्रॉबेल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सीडीपी में भी पूछता है और कभी कभी हिंदी में भी पूछ देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कभी कभी संस्कृत में भी पूछ देता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कथा है, आत्मकथा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो पराजय शब्द में उपसर्ग परा लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मुंह का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुंह का तत्सम रूप जो होगा यह मुख हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नहीं, रवि नहीं है, यहाँ पर डी यामिनी, यह रात्रि का पर्यायवाची है। दिनकर, रवि और अंशुमाली होगा। ये तीनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दिग्भ्रम शब्द का सही संधि उदाहरण क्या है? तो दिग्भ्रम का जो शब्द है इसका सही संधि जो है उदाहरण हो जाएगा व्यंजन संधि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे चलता है यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुषांगिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो डिबिया शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह ईया लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ छोटी ई लगा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में जो प्रत्यय लगा हुआ है यह उक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आहा आप आ गए वाक्य में जो आहा शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो जो आहा आप आ गए वाक्य में जो आहा शब्द है व्याकरण की दृष्टि से जो ये अव्यय शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यण संधि है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये जो पंक्ति है प्रसिद्ध पंक्ति है यह घनानंद जी की है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उदंत मार्दन के बारे में क्या सत्य है? उदंत मार्दन के बारे में यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये उदंत मार्दन हिंदी का पहला समाचार पत्र है। यह एक कविता संग्रह नहीं
जब समाचार पत्र है तो कहाँ से कविता संग्रह हो जाएगा। यह एक उपन्यास, ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जब पहले ही समाचार पत्र है तो यह उपन्यास कहाँ, ये नाटक भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रेम सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जो प्रेम सागर है यह लल्लू लाल जी की प्रसिद्ध रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग प्रेम सागर दिया है, ये गलती से आप लोग मुंशी प्रेमचंद को ना लगा दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो चुका है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग जो निर्धारण किया जाता है वह किसके आधार पर किया जाता है। तो हिंदी में जब जो शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है वहाँ संज्ञा के आधार पर, कर्ता के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का शुद्ध रूप क्या होगा। अस्पृश्यता का शुद्ध रूप होगा अस्पृश्यता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। अगला हमारा प्रश्न है कि तरणी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जो तरणी है यह सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कान का कच्चा होना का क्या अर्थ है। तो कान का कच्चा होने का अर्थ हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द उसे कहते हैं दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तब यहाँ पे सुता हो जाएगा, यह स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कटक किसका पर्यायवाची शब्द है। तो कटक जो है सेना का पर्यायवाची शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यायावर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। पंक्ति की रचयिता कौन है। तो ये बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस पंक्ति की रचयिता है। ये जो कविता है ये उन्होंने ही लिखा है। ये इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विग्रह मतलब होता है संधि। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है। तो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जगह। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तीसरे नंबर पे ये आता है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे हम सुबोपल्ली भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वाहनारूढ़ में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाहन पर आरूढ़ मतलब वाहन पर चढ़ना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी जो है यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी और आंसर दोनों सेम सेम दिया हुआ है।
अगला हमारा प्रश्न है कि को जो है यह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो को जो है ये जो कारक है यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दाता शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पापी में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो पापी में गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में यहाँ पे उपमा अलंकार है। यहाँ पे सुंदर श्याम शरीर उपमा दिया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अष्टछाप के 8 कवियों में कौन शामिल नहीं है। तो अष्टछाप के 8 कवियों में नाभादास जी शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विनय पत्रिका की जो रचना है यह किस भाषा में की गई है। तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार ही रिपीट हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह मुर्दा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आदिकाल में पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले कवि कौन थे। आदिकाल में जो पहेलियां और मुकरियां लिखा करते थे वो जो कवि हैं वो अमीर खुसरो जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्हें तूते हिंद भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि तेरी बर छीने हैं लखन के में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो तेरी बर छीने हैं लखन के, इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ छीने और छीने 2 बार अलग अलग इसका अर्थ निकलता है यहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। जो हिंदी प्रदीप है इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा। तो मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा मुद्रिका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमाल रासों के रचयिता कौन है। परमाल रासों के जो रचयिता हैं यह जगनिक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मृगावती किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जो मृगावती है यह कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस एसएसटी में भी पूछता है। जो एसएसटी लिए रहते हैं पेपर सेकेंड में, उसमें क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है कई बार। अगला हमारा प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वह कहाँ से होता था। तो जो आनंद कादम्बनी है यह पत्रिका है, इसका प्रकाशन जो है यह लखनऊ से होता था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिर्जापुर से होता था। आनंद कादम्बनी का जो प्रकाशन है यह मिर्जापुर से होता था, लखनऊ से नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निरामिष शब्द का क्या अर्थ है। तो निरामिष शब्द का जो अर्थ है यह मांस रहित भोजन होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि शहद जो शहद शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है। तो जो शहद है यह आगत शब्द का प्रकार है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुकुंद निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मुकुंद यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो अर्धस्वर है यह य और व को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक बार कही बात दोहराते रहना।
वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। पिष्ट पेषण, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुहर्रमी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मुहर्रमी का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उर्मी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का सही विलोम शब्द हो जाएगा व्यष्टि। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग इसे एक बार नोट डाउन, सारे विलोम शब्दों को नोट डाउन करते हुए चलेगा। या पर्यायवाची शब्द हो गया या फिर एक शब्द हो गया, ये सब बहुत अनेकार्थी शब्द है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी, ये क्वेश्चंस बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो जो भी आप लोग क्वेश्चन देखा करिएगा वो एक बार उसको ध्यान से देखा करिएगा। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो करपट शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा यह कपड़ा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चराचरम जगत में कौन सा समास विद्यमान है? तो चराचरम में जो समास विद्यमान है यह द्वंद्व समास विद्यमान है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तद्भव शब्द के जो पत्रिका है ये इसके संपादक अखिलेश जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग ये तद्भव और तत्सम मत समझिएगा क्योंकि एक पत्रिका का भी नाम है तद्भव। आप लोग इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तद्भव की जो पत्रिका है इसके संपादक अखिलेश जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस विदेशी देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में प्रयोग किया जाता है? तो जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग बोलने और लिखने में मॉरिशस में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे भोजपुरी भी काफ़ी बोला जाता है। स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद शब्द में जो संधि है वह व्यंजन संधि है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निमिष शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जो निमिष शब्द है इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्षण। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो गोधूम शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा गेहूं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपत्यका शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो उपत्यका शब्द का सही अर्थ हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान नासिक के हो जाएगा। नाक से हम लोग जो बोलते हैं जो पांचवा अक्षर होता है उसका उच्चारण स्थान अक्सर नाक से होता है, इसलिए यहाँ पे नासिक के सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बहिधनकार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह विसर्ग संधि है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो जो मृत्युंजय है इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अत्यधिक का जो सही विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा? तो अत्यधिक का सही विलोम शब्द हो जाएगा अत्यल्प। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संकल्प जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वह सम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं ये धर्मवीर भारती जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ऋजु का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो जो ऋजु है इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा वक्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कफन कहानी के लेखक कौन है। तो कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है बुभुक्षा शब्द का अर्थ क्या होगा। तो बुभुक्षा शब्द का सही अर्थ हो जाएगा खाने की इच्छा रखने वाला। अगला हमारा प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो घर, पहाड़ और नदी यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निगमन प्रणाली का प्रयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के शिक्षण में किया जाता है। तो जो निगमन प्रणाली है इसका जो शिक्षण होता है मुख्य रूप से व्याकरण शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद से इसमें उदाहरण दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगमन प्रणाली में पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद से नियम को समझाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक जो है यह कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीजक जो है यह साखी, शबद और रमैनी यह तीनों मिलकर बीजक का एक संग्रह लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आचरण की सभ्यता किसका प्रसिद्ध निबंध है। तो आचरण की सभ्यता यह रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय या अर्वाचनीय कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कभी कभी अर्वाचनीय हो जाएगा और अनिर्वचनीय भी होगा, तो ऑप्शन में ये आप देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। अगला हमारा प्रश्न है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि थे। तो भूषण जो है यह रीतिकाल के कवि थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो जो सूर्योदय शब्द है यहाँ ये इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में जो अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भौरा का तत्सम रूप क्या होगा। जो भौरा है इसका तत्सम रूप हो जाएगा भ्रमर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अली जो होगा इसका पर्यायवाची शब्द होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि परमाल रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो परमाल रासों को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोनों ओर से मुसीबतें आना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1974 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विनीता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तो विनीता शब्द का प्रयोग स्त्री के अर्थ में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो काहेरी नलिनी तू कुमलानी पंक्तियों के रचयिता यह कबीरदास जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा।
तो चोर की दाढ़ी में तिनका होना, इसका अर्थ हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो रमणीय शब्द में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बोरो सब रघुवर कुठार की धार में पंक्तियों का में कौन सा रस है? बोरो सब रघुवंश कुठार की धार में, इसमें रस जो है रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आशुभाषण किस प्रकार की अभिव्यक्ति का रूप है? तो जो आशुभाषा है यह मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें जो अपने बोल करके अपने जो अभिव्यक्ति है उसे प्रकट किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, ये जो पंक्ति है ये जगनिक की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीरों का बसंत कैसा हो कविता के रचयिता कौन है? तो वीरों का बसंत कैसा हो एक कविता के रचयिता जो है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इससे दिक्कत ना हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, क्योंकि ये सारे के सारे PYQ से बेस्ड हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है वैशाली में माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रुति धर्म का क्या तात्पर्य है? तो श्रुति धर्म का तात्पर्य वैदिक धर्म से है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप अपेक्षित हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है उपत्यका का सही अर्थ क्या होगा? उपत्यका का सही अर्थ हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो 4 गज मलमल में जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है वह परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा ये रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दर्शन दिग्दर्शन नामक जो कृति है इसके लेखक कौन है? तो दर्शन दिग्दर्शन जो कृति है इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गौशाला शब्द में कौन सा समास विद्यमान है? तो गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास विद्यमान है, क्योंकि गाय के लिए शाला चाहिए, तो यहाँ पे गौशाला तत्पुरुष समास के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जो वैदेही वनवास है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की सुप्रसिद्ध रचना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संप्रेषण कला के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो संप्रेषण कला के अंतर्गत जो शामिल नहीं है वह अलंकरण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
संप्रेषण कला के अंतर्गत प्रभावशाली भाषा, आत्मविश्वास और विचारों की स्पष्टता शामिल होती है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो जो विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द, जो सही विलोम शब्द हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्लेषण में पूरा विस्तार से बताया जाता है और संश्लेषण में उसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उसको बताया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रित जो है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो रित का विलोम शब्द हो जाएगा अनृत। इसका रित मतलब रत होता है, अनृत मतलब अनर्थ होता है। तो रत का हो जाएगा अनर्थ और रित का हो जाएगा अनृत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अन्याय से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो अन्याय से अनन्या जो है यह प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी वाक्य किस संत कवि का है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह रैदास जी की वाक्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धड़ाम शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो धड़ाम जब जो शब्द है यह व्याकरण की दृष्टि से देशज शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद ऋक प्लस वेद हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द इनमें से नियोजन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आप भला तो जग भला, इसमें आप जो शब्द है यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें यह निजवाचक सर्वनाम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धूमकेतु किसका पर्यायवाची शब्द है? धूमकेतु जो है यह अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि व जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब जो है यह लिक्विड बेस होता है ना, तो यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नाव में जल तैरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो नाव जो है जल में तैरती है यह वाक्य अधिकरण कारक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि फूले का सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है? तो फूले का सकल मही छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।